ऐसी बात नहीं है बेटा। आप मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। क्या बाप होने के नाते मैं आपकी जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर सकता? क्या इतना भी हक नहीं मेरा? वो बेबस होकर पूछ रहे थे। सामने उनकी सबसे बड़ी, सबसे लाडली बेटी तन कर खड़ी थी। आज तक वो उसकी मानते आए थे और आज वो उनकी नहीं मान रही थी। सॉरी पापा, मैं मानती हूँ आपके पास हक है, मगर मेरे पास भी इनकार या इकरार का हक है। मुझे उस शख्स से शादी नहीं करनी, ना ही मैं आपके खानदान या जरगे का कोई फैसला मानने की पाबंद हूँ। मेरा नाम लाइबा मोहम्मद अली है। अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद बेहतर कर सकती हूँ। और आप पापा, आप तो बहुत प्यार करते थे ना मुझसे, फिर कहाँ गया वो प्यार? आप अपने खानदान को बचाने के लिए आप अपनी ही बेटी की कुर्बानी दे रहे हैं। वाह, वो भी उनकी ही बेटी थी। दलाइल देने में माहिर। एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल चुप हो गए। यकदम एहसास हुआ था कि वो वाकई बूढ़े हो गए हैं। सामने बेटी तन कर खड़ी थी। वो वो अच्छा आदमी है, उन्होंने कहना चाहा। मैं अच्छी नहीं हूं फिर, वो कहकर झटके से बाहर निकल गई। पीछे वो अकेले रह गए थे। ये तो उनकी किस्मत में लिख दिया गया था। वो हमेशा हर मुकाम पर अकेले रह जाते थे। क्या तुम सीरियसली सीरियस हो? लफ्जों की तरह लहजा भी अजीब था। फराज समेत पूरा ग्रुप मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं सिर्फ सीरियस हूं। ये सीरियसली सीरियस कैसे होते हैं? अब वो चिढ़ा रहा था। शट अप, उसने खफा होकर कहा और मुंह फेर लिया। हेलो गाइस, कहाँ तक पहुंची तैयारियां? धब से किताबें घास पर फेंक कर वो खुद भी आलती पालती मार कर वहीं बैठ गई थी। चलो जी, लोगों को अभी तक सीरियस होने का यकीन नहीं आ रहा और मोहतरमा को तैयारियों की भी पड़ गई है। आसिम ने आंखें घुमाकर कहा, किसको यकीन नहीं आ रहा? जरा मुझे मुंह दिखाना उसका। हस्बे तवक्का वो चिढ़ गई थी। तुमने मुंह दिखाई में कुछ देना है? बड़े संजीदा लहजे में फराज ने कहा। जवाबन उसने सात बड़ी किताब उसके घुंघरियाले बालों वाले सर पर दे मारी। ये देना था। किताब मार कर वो सुकून से बोली और मजे से फराज को देखा जो उसे घूर रहा था। मैंने नहीं कहा था। ये रिदा साहिबा मुझसे पूछ रही थी कि सीरियसली सीरियस हो? फराज ने एक घूरी रिदा और दूसरी फातिमा मोहम्मद पर डाली। ए रिदा, सीधी तरह तैयारी करो बस। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। इन छुट्टियों में हम हर सूरत सिंध जाएंगे बस, उसने कतई लहजे में कहा और खड़ी हो गई। अब तुम कहाँ जा रही हो? कब से खामोश आयशा बोली। मुझे कुछ काम है डॉक्टर समी से, आती हूँ। तेज तेज लहजे में वो कहती हुई भागी। पीछे वो सब ठंडी सांस भर के रह गए। ये कोई नई बात नहीं थी। वो फातिमा मोहम्मद थी, हवा का झोंका, एक पल में इधर एक पल में उधर। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर की स्टूडेंट, मगर जान पहचान सबसे थी। जूनियर से लेकर फाइनल ईयर तक सब उसे अच्छे से जानते थे। मजाजन भी महम जोयाना थी। हाँ, महम जोयाना थी। नए से नया काम करना उसका पसंदीदा मशगला था। अब भी सर्दियों की आने वाली छुट्टियों की प्लानिंग वो कर चुकी थी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स इन छुट्टियों में अंदरून सिंध मेडिकल कैंप लगा रहे थे। उन मेडिकल कैंप्स का मकसद फ्री लोगों को अद्वियात फराहम करना और उनका चेकअप करना, और दूसरा देही इलाकों के लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने के बचाव के तरीकों से आगाह करना था। फातिमा भी उनके साथ जाना चाहती थी। गो के थर्ड ईयर में होने के नाते वो नहीं जा सकती थी, मगर फिर भी उसने हेड ऑफिस से इजाज़त हासिल कर ली थी और साथ में पूरे ग्रुप को भी तैयार कर लिया था। मुझे पता था मोहम्मद अली तुम नाकाम रहोगे। सर्द लहजे में बला का गुस्सा था। वो इस उम्र में भी कांप गए। नहीं बाबा जान, वो नासमझ है, नहीं तो मान जाती। वो उन्होंने कहना चाहा, मगर बाबा जान ने हाथ उठाकर रोक दिया। नासमझ? तुम्हारी बेटी है, तुम पर गई है। तुम भी हमारे लाडले थे और तकरीबन अपनी बेटी वाली उम्र में ही तुमने हमारा और अपनी माँ का मान तोड़ा था। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी लाडली है, उसने भी तुम्हारा मान तोड़ दिया। जो दिल के ज्यादा करीब होते हैं वही ज्यादा तकलीफ में डालते हैं। उनकी आवाज अचानक भरा गई थी। वो शर्मिंदगी से सर झुका गए। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, शादी होगी और जरूर होगी। लाइबा नहीं मानती तो अपनी छोटी बेटी को बनाओ।
एक बार फिर उनकी आवाज में चट्टानों वाली सख्ती उतर आई थी और मोहम्मद अली के कदमों तले से जमीन निकल गई। फातिमा को वो तो बहुत छोटी है बाबा जान। और वो एक बार फिर हकला गए थे। बाबा जान एक झटके से उनकी तरफ मुड़े। वो तो लाइबा से भी ज्यादा जिद्दी है ना? यही कहना चाह रहे हो ना तुम? और तुम्हारे तो काबू में बिल्कुल नहीं है वो, है ना? और तो और वो तो छुट्टियों में भी अपने बाप के घर आना पसंद नहीं करती, है ना? बाबा जान बगौर उन्हें देख रहे थे और बोल रहे थे, और वो हैरान थे। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि बाबा जान इतने बाखबर थे। क्या हुआ जो हम उनसे कभी मिले नहीं, मगर हम कभी उनसे बेखबर नहीं रहे मोहम्मद अली। हम सब जानते हैं। उन्होंने बेटे की आंखों में लिखी हैरानी पढ़ ली थी। वो मुझे गलत समझती है बाबा जान। वो उन्हें लगा आज वो कुछ कहने के काबिल नहीं है। वो जो समझती है सही समझती है। अफसोस मोहम्मद अली, अफसोस। ना तुम अच्छे बेटे बने, ना अच्छे बाप, ना अच्छे भाई। हर रिश्ते में नाकाम हो गए तुम। वो ठंडी आह भर कर बैठ गए थे। खैर, फातिमा को मनाओ हर हाल में बस, और हमें उम्मीद है कि वो मान जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे जैसी नहीं। सर्द लहजे में कहकर वो बाहर निकल गए और वो वहीं सुन बैठे रह गए। वो मान जाएगी क्योंकि वो तुम्हारे जैसी नहीं। अल्फाज नहीं, थप्पड़ थे जो बाबा जान इस उम्र में उनके मुंह पर मार गए थे। हर चीज को जीतने वाले हर चीज से हार रहे थे। उफ, ठंड बहुत है, मुझे तो टेंशन होने लगी है। जैनब हाथ मल रही थी। पूरी बस में हाहाकार मची हुई थी। हाय, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आई एम टू एक्साइटेड। कल तक सीरियसली सीरियस पूछने वाली रिदा को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। आज 22 दिसंबर की सुबह वो निकल पड़े थे। थर्ड ईयर वालों ने अपनी अलग बस करवाई थी। दोनों बसें आगे पीछे थीं। ठंड बुरी तरह हड्डियों में घुस रही थी, मगर जोश में कोई महसूस नहीं कर रहा था। पूरी बस में शोरोगुल, हंसी मजाक था। सिंध जाने वाले सारे स्टूडेंट्स आला तबके से ताल्लुक़ रखते थे। जिंदगी की हर फिक्र से आज़ाद लोग, जिन्होंने जिंदगी में हर नेमत अपने पास पाई थी। न उन्हें गुर्बत से शुरू होने वाली लाजवाल अजियत का अंदाज़ा था, न जिंदगी की दूसरी तकलीफ़ों और तलखियों का। उनका पड़ाव घोटकी और घोटकी से मुल्हिका मुख्तलिफ गांव में था। वो पहली बार किसी पसमानदा इलाके में जा रहे थे और उन सब की लीडर फातिमा मोहम्मद सबसे आगे थी। ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक अपर में जॉगर्स पहने, ऊंची पोनी टेल बांधे, गले में सुर्ख मफलर लपेटे, वो मेडिकल की नहीं एफएससी की स्टूडेंट लग रही थी। सफ़ेद रंगत पर सुर्ख होती नाक, कांच जैसी ब्राउन चमकती आंखें उसकी खुशी जाहिर कर रही थी। वो मुख्तलिफ थी, कॉलेज की सबसे सोशल स्टूडेंट, मगर हैरत की बात यह थी कि वो छुट्टियों में भी हॉस्टल में रहती, बहुत कम घर जाती। सारा ग्रुप हैरान होता था, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत किसी में थी? फातिमा? आसिम ने पीछे से आवाज़ लगाई तो वो तेज़ी से मुड़ी। क्या है? हैरत से पूछा। पीछे आओ, अंताक्षरी खेलते हैं। जवाब अली ने दिया था। वो सर हिलाती पिछली सीटों पर आ गई थी। कुछ देर बाद ही पूरी बस गानों के शोर से गूंज रही थी। वहां हंसी थी, कह कहे थे और खुशियां थी। लुटा दी हमने ऐसे, जिंदगी बाप की कमाई हो जैसे। रात गए उनकी गाड़ी अपने घर के पोर्च में दाखिल हुई थी। पूरा इस्लामाबाद धुंध में लिपटा पड़ा था। ऐसी ही धुंध उनके अपने अंदर भी उतर रही थी। सलाम साहब, मुलाजिम ने उन्हें देखकर कहा। जवाबन उन्होंने सर हिलाने पर इक्तफा किया, फिर यकदम रुके। लाइबा बीबी कहाँ है? उन्होंने मुलाजिम से पूछा। जी, अपने कमरे में, अदब भरा जवाब था। वो सर हिलाते आगे बढ़े, फिर एकदम दोबारा रुके। फातिमा नहीं आई? कुछ सोचते हुए उन्होंने पूछा। लहजा तस्दीक करने वाला था, गोया तस्दीक कर रहे हों कि नहीं आई ना। जी जी नहीं साहब, मुलाजिम ने बौखला कर कहा। उम्मीद नहीं थी कि साहब फातिमा का भी पूछ सकते हैं। वो होंठ पीछे सीढ़ियों की तरफ मुड़ गए। लाइबा के कमरे के सामने से गुजरते हुए झांका। वो पुरसकून नींद सो रही थी। वो वाकई उनके जैसी थी। एक तल्ख मुस्कुराहट उनके होंठों पर बिखर गई। ठंडा सांस भर के वो अपने कमरे की तरफ आ गए। मेरा ख्याल है यहाँ पड़ाव डाल लेना चाहिए, फाइनल के शहरोज ने कहा। रात पड़ गई थी। वो सिंध की हदूद में थे, शायद घोटकी के कहीं आसपास।
ये कौन सी जगह है? फातिमा ने बाहर झांका। सर्दियों की काली रात छा चुकी थी। बाहर सिर्फ तारीकी ही तारीकी थी। कोई गांव है ये भी? अभी हम अपनी मंजिल से 3-4 घंटे दूर हैं। वहां जाना फिलहाल मुमकिन नहीं। शहरोज ने वजाहत की। वो सब सर हिलाते उतरने लगे। साथ ही कैंपिंग का सामान भी उतारने लगे। टॉर्च की रोशनी में बड़े बड़े दरख्त, दूर तक फैली फसलें अजीब हैबतनाक मंजर पैदा कर रही थी। क्या कैंपिंग यहीं करनी है? फातिमा ने फाइनल ईयर के सीआर से पूछा, जो ठंड के मारे हाथ रगड़ रहा था। हाँ, जाहिर है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मगर यहाँ बहुत ठंड है, रिदा कपकपाते लहजे में बोली। तो अब गांव वाले तुम्हारे लिए मेहमान खाने तो नहीं बना कर बैठे? फराज ने खेमा नस्ब करते हुए जवाब देना जरूरी समझा। टीचर्स के खेमे लग गए थे। वो सब भी काम करने लगे सिवाय फातिमा के, जो अभी तक टॉर्च हाथ में लिए मुतजस्सिस सी इधर उधर देख रही थी। बेदहानी में वो टॉर्च पकड़े थोड़ा आगे चली गई। खेतों में मौजूद बस्ती बहुत दूर थी। कच्चे पक्के मकानात, किसी किसी मकान पर चमकता मध्यम बल्ब। वो थोड़ा और आगे बढ़ गई, फिर रुकी। मकान के दरमियान से ही किला नुमा इमारत दूर से ही बड़ी आबोताब के साथ खड़ी थी। पूरी इमारत तारीकी में डूबी हुई थी, जरा भी रोशनी न थी। थोड़ी चांद की रोशनी में ये द्योहिकल इमारत और भी खौफनाक लगने लगी। ये किसी का घर है या कोई तारीखी इमारत है? वो बुड़बुड़ाई। इतने पसमानदा इलाके में इतनी वसीउ अरीज इमारत? उसे फिर से तजस्सुस हुआ। तारीकी में डूबी इमारत देख कर लग रहा था शायद वहां कोई नहीं रहता, तो फिर ये इमारत किसकी है? क्या वाकई कोई तारीखी इमारत है? इन्हीं सोचों में वो काफी आगे आ गई थी। बस्ती अब थोड़ी ही दूर थी। उधर वो खैमे नस्ब करते ही थके हारे आराम के लिए लेट गए थे। हो सकता है ये किसी घोस्ट वगैरह की मलकियत हो। अब के सोचों ने नया रुख बदला। रात के 10 बजे थे, मगर सर्दी की वजह से तारीकी बहुत ही ज्यादा थी। भूत? ओह गुड, एक्साइटेड। हो सकता है आज मेरी भूतों से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो ही जाए। वो पुरजोश सी आगे बढ़ती गई। कैंप बहुत दूर रह गए थे। वो बस्ती के सामने पहुंच गई थी। बस्ती सामने आते ही वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ गई। अंधेरे में उसका पांव किसी चीज से टकराया था। टॉर्च हाथ से छूट कर नीचे गिरी और किरची किरची हो गई। ओह शिट, डैम इट। उसने सारा गुस्सा उस पत्थर पर निकाला जिससे पांव उलझा था। फिर जीन्स की जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। यकदम उसे अपने पीछे किसी सरसराहट की आवाज आई। वो जहां खड़ी थी वहीं जम गई। फिर आहिस्ता से मुड़ी और धक से रह गई। सामने दो बड़े मुंह वाले कुत्ते पूरा मुंह खोले खड़े थे। शायद वो टॉर्च के गिरने की आवाज सुनकर आ गए थे। आ! उसके मुंह से जोरदार चीखें बरामद हुई थीं। साथ ही उसने दौड़ लगा दी थी। हेल्प हेल्प! वो चीखी। कई घरों की लाइट्स ऑन हुई थीं। कुत्ते उसके पीछे थे। उसकी जीन्स का पाइंचा कुत्ते के मुंह में आ गया था। वो जितना जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई। अब एहसास हुआ था कि वो कैंप से बहुत दूर आ गई थी। दूसरा पाइंचा भी दूसरे कुत्ते के मुंह में आ गया था। वो पूरी शिद्दत से चिल्ला रही थी। तभी फायरिंग की आवाज आई। गोली कुत्ते को लगी थी। वो वहीं गिर गया। दूसरा भाग गया और वो भी वहीं गिर गई थी। झाड़ियों से कुत्ते के भागने की वजह से टांग से खून रिस रहा था। मुड़कर उसने फायरिंग करने वाले को भी नहीं देखा। आंखों से जारों की तार आंसू बह रहे थे। आंखों पर रोशनी पड़ने पर उसने ऊपर देखा। रोशनी दिखाने वाला नहीं, सिर्फ रोशनी नजर आई थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? गंभीर आवाज में पूछा गया था। पूछने वाला अब करीब ही बैठ गया। बंदूक एक तरफ रखकर वो उसकी तरफ मुड़ा। मैं? उससे बोला नहीं गया था। हाथ टांग पर जमा था। ओह, तुम जख्मी हो। वेरी सैड। ये कुत्ते अजनबियों पर हमला करते हैं, उसने ताज्जुब से कहा और उसका हाथ पीछे करके जख्म देखने लगा। वो अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे वापस जाना है, उसने भराई हुई आवाज में कहा। मुकाबिल ने चौंक कर सर उठाया, फिर साकित हो गया। टार्च की रोशनी में गालों पर बिखरते आंसू, भीगी कांच की आंखें। वापस? वापस कहाँ जाना है? उसने पूछा। कैंप में, उसने कहा। निचला होंठ दांतों तले था। ओह, कोई ट्रिप आया है क्या? कहाँ ठहरा है? उसने तवील सांस लेकर पूछा। गांव से थोड़ी दूर।
वो तकलीफ से होंठ भींच रही थी। ओह ओके, उठो, तुम्हारी बैंडेज कर देता हूँ फिर छोड़ आऊंगा। उसने अपना हाथ आगे किया। वो हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। गन उठाकर उसने कंधे पर डाली और आगे बढ़ गया। वो साथ घिसटती जा रही थी। कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कुछ ख्याल आने पर उसने पूछा। घर, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। मुझसे चला नहीं जा रहा, उसने रूहान से लहजे में कहा। अब के वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे सहारा दिया। जीन्स, शर्ट और अपर में अगर गांव वाले इस लड़की को इस हुलिये में देख लें तो? वो तसव्वुर करके मुस्कुरा दिया। वो होंठ भींच गई। उसे उलझन हो रही थी। इतनी डरपोक और बुज़दिल तो नहीं थी वो। थोड़ी देर बाद वो उसी शानदार इमारत के सामने खड़े थे। उसे एकदम याद आ गया कि वो इसी इमारत के पीछे तो आई थी यहाँ, मगर अब वो तारीकी में डूबी हुई नहीं थी, बत्तियां जल रही थी। ये तुम्हारा घर है? वो उसे इस कवि हेकल गेट की तरफ बढ़ता देखकर बोली। जी हाँ, उसने फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया। शायद बात बात पे मुस्कुराना उसकी आदत थी। ओह, उसके मुंह से ठंडी सांस निकल गई। अंदर खामोशी का राज था। गेट से दाखिल होते ही उसे पोर्च में खड़ी गाड़ियां नजर आई थीं। साइड पर वसीओ अरीज लॉन भी था। पोर्च के आगे शानदार किला नुमा इमारत थी। वो पोर्च की तरफ बने छोटे कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होकर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगा, जबकि वो खामोश नज़रों से इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो आकर नीचे बैठा और बैंडेज करने लगा। तब उसने बगौर सामने वाले का जायजा लिया। ब्लैक शलवार सूट पर पहनी गई ब्लैक जर्सी में उसका लंबा कद बैठने की हालत में भी नुमाया हो रहा था। माथे पर बिखरे स्याह बाल, खड़ी नाक, वो अच्छा खासा खूबसूरत शख्स था और पढ़ा लिखा भी लग रहा था अपनी गुफ्तगू से। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्यों रहते हो? जख्म को थोड़ा सुकून हुआ तो उसने सवालों की बरसात शुरू कर दी। वो फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर रहा था। अब उसके सवाल सुनकर एक बार फिर मुस्कुराया था। दोनों गालों में गड्ढे उभरे थे। मेरा नाम शाहजर है, शाहजर सिकंदर, और मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। वो बॉक्स दोबारा अलमारी में रख रहा था। ओह, असल में मैं तुम्हारा घर देखने के लिए ही कैंपिंग वाली जगह से आगे आ गई थी। मैं हैरान थी कि इतने पसमानदा इलाके में इतनी शानदार इमारत, और तुम्हें देखकर और भी हैरान हो गई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी कोई एजुकेटेड शख्स मिल सकता है। उसने आदत के मुताबिक साफ बात बताई। वो टांग मोड़कर अलमारी से टेक लगाए खड़ा था, दोनों हाथ सीने पर बांधे, मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एजुकेटेड हूँ? वो दिलचस्पी से बोला। सामने बैठी लड़की काफ़ी मुख्तलिफ लगी थी उसे। बड़े आराम से वो बेखौफ होकर रात के इस पहर एक जवान आदमी के साथ सवाल जवाब कर रही थी। अगर गांव वाले या हवेली वाले देख लेते तो? वो बगौर उसे देख रहा था। तुम्हारी गुफ्तगू से पता चला और तुम्हारे बैंडेज करने से, उसने उलझे से लहजे में कहा। वो उसकी बेवजह मुस्कुराहट में उलझ रही थी। गुड, उसने दाद दी। क्या करते हो तुम? मतलब कितना पढ़े हो? उसने अगला सवाल किया। वो मुड़कर अब हीटर ऑन कर रहा था। मैं डॉक्टर हूँ। जॉब तो शहर के अस्पताल में है, मगर यहाँ गांव में भी क्लिनिक है। हीटर ऑन करके उसने दोबारा अलमारी खोल ली थी। वो इलेक्ट्रिक केटल निकाल रहा था। ओह वाह, ग्रेट! मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम डॉक्टर भी हो सकते हो। हैरत और जोश से उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। वो मुस्कुरा दिया। क्यों, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? इलेक्ट्रिक केटल में पानी डालकर उसने स्विच ऑन कर दिया था। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इस पसमानदा से इलाके में। वो अभी कह ही रही थी कि उसने हाथ उठाकर रोक दिया। माइंड इट, ये पसमानदा इलाका नहीं है, उसने सख्ती से कहा। वो बेइख्तियार चुप हो गई। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? मैं तो बस, उसने फौरन अपनी आदत के मुताबिक गलती तस्लीम कर ली। वो एक बार फिर मुस्कुरा दिया। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने जस्ट तुम्हें बताया है। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट लौट आई थी। वो चाय बना चुका था। तुम्हें पता है, मैं भी मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। उसने चाय का मग पकड़ते हुए इंकशाफ किया, मगर सामने वाले के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मैं जानता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला और उसके सामने ही बैठ गया। क्या? तुम तुम कैसे जानते हो? उसने हैरत से पूछा। एकदम ख्याल आया कि कहीं वो भूत तो नहीं। ख्याल आते ही वो सिमट से गई। रात के इस पहर उसकी मदद करने वाला
इस अजीब सी हवेली में लाने वाला और फिर सब कुछ जानने वाला, ये तो भूत ही हो सकता है। खौफ की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो, वो हंसते हुए बोला, शायद उसका चेहरा पड़ रहा था। नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही। उसने खुद को संभाला। हा हा हा, वो खुलकर हंसा। इनफैक्ट तुम्हारे शोल्डर पर किंग एडवर्ड का कार्ड चस्पा है, इसी से मुझे पता चला। उसने हंसते हुए वजाहत की। फातिमा की हलक से बेइख्तियार तवील सांस निकली। और कोई नहीं है क्या तुम्हारे घर में? फातिमा ने चाय का घूंट लेते हुए अगला सवाल किया। है ना, अम्मी हैं, फुप्पो हैं, काका जान, काकी जान, आगा जान और मेरे कजन्स। उसने मुस्कुराते हुए बताया। और तुम्हारे फादर? फातिमा ने चौंक कर पूछा। पूरी लिस्ट में उसने फादर का नाम नहीं लिया था। शाहजर के चेहरे पर एकदम दुख भरी संजीदगी उभर आई। वो हयात नहीं है, उसने आहिस्तगी से कहा। ओह, आई एम सॉरी, वो बेख्तियार बोली। कमरे में कुछ लम्हों के लिए सकूत छा गया था। तुम्हारा नाम क्या है? खामोशी शाहजर ने तोड़ी थी। ये उसका अब तक के अरसे में उससे पहला सवाल था। फातिमा, उसने बताया। पूरा नाम बताओ, आधा नाम इंसान की पहचान नहीं होता। उसकी मुस्कुराहट एक बार फिर लौट आई थी। फातिमा मोहम्मद, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ओह, नाइस नेम, वो पुरसताइश लहजे में बोला। फातिमा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। तुम अकेली इस तरफ? अकेली आने वाली जगह नहीं है ये, खासे खतरनाक इलाके हैं। उसने बात का रुख मोड़ा। मैं बस इस इमारत को देखने के शौक में फंसी हूँ, उसने लंबा सांस लेकर कहा। मगर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ इतने खतरनाक कुत्ते हैं। तुम मेरी चीखें सुनकर जागे थे क्या? फातिमा ने पूछा। हाँ, मैं समझा गांव का कोई आदमी फंस गया है, उसने वजाहत की। फातिमा चाय खत्म कर चुकी थी। क्या तुम मुझे छोड़ आओगे वापस? मग रख कर उसने पूछा। श्योर, व्हाई नॉट। वो भी मग रख कर खड़ा हो गया, फिर हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा किया। ठहरो, ठंड बहुत है बाहर, मैं शॉल लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, वो तेज तेज लहजे में कहता बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो हाथ में सुर्ख सिंधी कढ़ाई वाली शॉल थी। ओह, ये बहुत खूबसूरत है। वो शॉल उसके कंधे पर डाल रहा था जब वो बेइख्तियार बोली। वो हौले से हंस पड़ा। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फातिमा ने झटके से सर ऊपर उठाकर देखा। शायद उसे इस फिक्रे की उम्मीद नहीं थी, मगर मुकाबिल के चेहरे पर बला का सुकून था, यूं जैसे उसे खबर ही ना हो कि वो क्या कह गया है। चलें? उसने फातिमा की आंखों के आगे हाथ हिलाया। हाँ चलो। वो होंठ भींच के पीछे चल दी। गाड़ी में बैठते ही गरमाइश का एहसास हुआ था। थोड़ी ही देर बाद वो कैंपों के करीब पहुंच गए थे। थैंक यू सो मच शाहजर, उसने पहली बार उसका नाम लिया। अगर तुम ना होते तो, वो कह रही थी, तो कोई और होता यकीनन। एंड प्लीज, आई डोंट लाइक फॉर्मेलिटीज, ये थैंक यू, वेलकम वगैरह वगैरह मुझे पसंद नहीं। उसने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी। यू आर सो स्वीट रियली, स्पेशली योर स्माइल। फातिमा ने बेइख्तियार उसकी मुस्कुराहट को सराहा। वाकई उसके मुंह पर मुस्कुराहट बहुत सस्ती थी, शायद इसीलिए वो इतना ज्यादा मुस्कुराता था। फातिमा की बात पर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अब मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहूँगा, उसने कहा। फिर वो दोनों ही हंस पड़े। क्या हम फिर मिल सकते हैं? फातिमा ने बेइख्तियार होकर पूछा। उसे खुद अपनी कैफियत समझ में नहीं आ रही थी। आज तक वो इतनी शिद्दत से किसी की तरफ माइल नहीं हुई थी। कॉलेज में किसी की मजाल नहीं थी कि उसे कोई कुछ कह देता। एक बार वैलेंटाइंस डे पर एक लड़के ने उसे फूल देने की जुर्रत कर ली थी। फिर तो सबके सामने उसकी जो इज्जत अफजाई उसने की थी, उसके बाद सब फातिमा मोहम्मद का नाम सुनकर कानों को हाथ लगाते। मगर आज, श्योर, व्हाई नॉट, मुझे खुशी होगी तुमसे दोबारा मिलकर। वो फिर मुस्कुरा रहा था। या अल्लाह, इस शख्स की मुस्कुराहट। फातिमा ने उसका फ़ोन नंबर लिया, फिर उसे दावत दी कि वो भी उनका कैंप ज्वाइन करके उन्हें अटेंड करे, क्योंकि वो इस इलाके का रहने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए ये पेशकश भी कबूल कर ली। ओके बाय, गुड नाइट, वो कहकर गाड़ी से उतर गई। बाय, शब बखैर। शाहजर ने गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। वो देर तक वहीं खड़ी उसकी गाड़ी को धुंध में गुम होता देखती रही। फिर कुछ ख्याल आने पर उसने कंधे पर पड़ी शॉल थामी। वो शॉल वापस नहीं लेकर गया था, और फातिमा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार शॉल ओढ़ी थी।
शॉल अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर वो कैंप की तरफ बढ़ गई। उसका नया नया ताज़ा एडवेंचर इतना बुरा भी नहीं था। फातिमा बीबी तो सिंध गई हैं साहब, किसी ट्रिप वगैरह के साथ। हॉस्टल का चौकीदार मौदबाना लहजे में बता रहा था। सिंध? उनके मुंह से बेयकीनी से निकला था। वो इस्लामाबाद से लाहौर आए थे फातिमा के लिए। जी जी साहब, वो बहुत सारे लोग गए हैं। चौकीदार बौखला गया। सिंध के किन इलाकों में गए हैं? उनका लहजा तशवीश से पुर था। पता नहीं साहब, हम वार्डन को बुलाते हैं, उनसे पूछ लें, चौकीदार ने कहा और मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो साथ में एक अधेड़ उम्र औरत थी। वो मेडिकल कैंप लगाए हैं उन्होंने घोटकी के इलाके में, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, वार्डन बता रही थी, और वो बस घोटकी पे अटक गए थे। घोटकी? बमुश्किल उनके मुंह से निकला था। जी, घोटकी में। ये नाम अजीब सा है और बार बार पढ़ना पड़ रहा है। और घोटकी के गिरदो नवा में वार्डन ने एक और बॉम्ब उनके सर पर फोड़ा था। वो सर पकड़कर रह गए। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वार्डन और चौकीदार इकट्ठे बोले। हाँ, वो आहिस्ता से बोले और फिर मुड़ गए। ये बात तय थी कि फातिमा ने हमेशा वो काम करना होता है जो वो नहीं चाहते थे। वो बेबस होकर गाड़ी चला रहे थे। अभी तो उन्होंने फातिमा से बात भी नहीं की थी, और बात करने से पहले ही वो शेरों की कछाड़ में पहुंच चुकी थी। कितना हैंडसम है ना शाहजर? रिदा दूर फराज के साथ खड़े शाहजर को देखकर बोली। हैंडसम भी और स्वीट भी, ये आयशा थी। फातिमा चुपचाप सबके तबसरे सुनती जा रही थी। और बहुत अच्छा गाइड भी तो है, कितना गुल मिल गया है। कल तो प्रोफेसर समी भी तारीफ कर रहे थे। ये निम्रा थी। शाहजर पे वो मुहावरा पूरा उतरता था। आ गया और छा गया। पिछले 3 दिनों से वो उनके साथ था। उनके साथ उसने 4 देहातों में कैंप लगाया, उनकी रहनुमाई की, यहाँ के लोगों की नफ्सियात से आगाह किया, उनसे कैसे पेश आना था, क्या करना था, इस सब में वो उनके साथ था। अपनी मखसूस मुस्कुराहट, नर्म लहजे और सुनहरी आंखों के साथ वो हर किसी के दिल में उतर गया था। हर बंदे के मुंह पर उसकी तारीफ थी, मगर फातिमा चुप चुप थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब। जब से शाहजर उनके साथ था, 2-4 आम सी बातों के अलावा उन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। वो हर किसी को वक्त दे रहा था बराबर। आज वो घोटकी आ गए थे। इरादा था कि आराम करेंगे। पिछले 3 दिनों से वो पिछले हर गांव में कैंप लगा कर आए थे। क्या हुआ तुम्हें? रिदा ने उसका शाना हिलाया। कुछ नहीं, वो बेजारी से बोली। बड़े दिनों बाद सूरज निकला था। सुनहरी धूप जिस्म को सुकून बख्श रही थी। फराज और शाहजेब सब लड़कों समेत उनकी तरफ ही आ रहे थे। क्या ख्याल है, क्रिकेट मैच हो जाए? फराज ने आकर कहा। वो जोश से सब खड़ी हो गई, अलबत्ता फातिमा वहीं बैठी रही। शाहजर ने गहरी नज़र उसके बेजार चेहरे पर डाली। क्या हुआ तुम्हें? वो पूछे बिना न रह सका। फातिमा ने चौंक कर उसे देखा, फिर मुंह फेर लिया। हे, क्या हुआ? वो वहीं चटाई पर उसके पास बैठ गया। बाकी सब भी मतवज्जा हो गए। पता नहीं क्या हुआ है इसे, चुप चुप फिर रही है, रिदा ने कहा। फराज, अली और बाकी सब भी वहीं बैठ गए। क्या हुआ फातिमा? वो सब परेशान हो गए थे। वही तो जान थी उनके ग्रुप की। कुछ नहीं, वैसे ही बस, उसने झुके सर के साथ ही कहा। शाहजर बगौर उसे देख रहा था। नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओ ना प्लीज। अली इसरार कर रहा था। कुछ नहीं हुआ यार। वो खड़ी हो गई। 1 मिनट में उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। एक बंदे के पीछे वो अपने इतने प्यारे दोस्तों का दिल नहीं दुखा सकती थी। चलो क्रिकेट खेलते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली। उन सब ने याहू का नारा लगाया। वो, आयशा, अली, कमाल, अहमद, राबिया, फिजा, ये एक टीम थे। शाहजर, फराज, शहरोज, रिदा, नादिया, लारेब, उसामा, अदनान दूसरी टीम। बाकी सब नाजरीन का किरदार अदा कर रहे थे। शाहजर की टीम बैटिंग के लिए आई थी। फराज और शाहजर दोनों ओपनर आए थे और खूब स्कोर कर रहे थे। दोनों की जोड़ी जमकर पिच पे खड़ी थी। आउट ही नहीं हो रहा था कोई। अली की गेंद पर शाहजर ने शॉट लगाया और रन लेने के लिए भागा। दूसरी तरफ से फातिमा गेंद पकड़ने के लिए आगे को भागी और पिच के ऐन दरमियान में वो शाहजर से टकराकर बुरी तरह नीचे गिरी। शाहजर वहीं रुककर उसके पास बैठ गया। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम ठीक हो? वो माजरत कर रहा था। उधर से अली ने गेंद विकेट पर फेंक कर उसे रन आउट कर दिया। ग्राउंड में हू हू का शोर मच गया था।
तुम आउट हो गए हो, मैं ठीक हूँ, तुम्हें अपना रन बनाना चाहिए था, फातिमा ने उसे याद दिलाया। इट्स ओके, विकेट तुमसे ज्यादा अहम नहीं थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता। वो तवील सांस लेकर बोला। फातिमा साकित खड़ी रह गई। वो वापस जा रहा था। उसकी जगह नादिया आ रही थी खेलने। वो वहीं खड़ी थी। फातिमा, पोजीशन संभालो। अली की आवाज़ पर वो होश में आई। 10-10 ओवर्स का मैच था। बैटिंग के बाद वो फौरन दोबारा स्टार्ट करना चाहते थे, मगर शाह सर 15 मिनट का वक्फा ले रहा था। क्या यार, 15 मिनट में क्या करना है तुमने? फराज चिढ़ा था। मुझे नमाज पढ़नी है, उसने बता ही दिया। एक लम्हे के लिए सब चुप हो गए। ओह अच्छा, ठीक है, फराज ने कहा। वो मुड़ गया था। फातिमा हैरत से उसे देख रही थी। नमाज बड़ा अजनबी सा लफ्ज था उसके लिए। उसे नहीं याद था कि उसने कभी खुद नमाज पढ़ी हो। वो सब टोलियां बनाकर वहीं बैठ गए थे, मगर फातिमा उस तरफ आ गई जहां वो चटाई पर नमाज पढ़ रहा था। वो सजदे में था। इतना ऊंचा लंबा शख्स कैसे झुका पड़ा था? वो चुपचाप देखने लगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता। कुछ देर पहले कहा गया उसका फिक्रा उसे याद आया। वो पूरे इन्हमाक से नमाज पढ़ रहा था। वो हर काम इतने ही इन्हमाक से करता था, पूरी तवज्जो के साथ। जिस चीज पर तवज्जो दे देता उसे संवार देता। इर्द गिर्द सब भूल जाता। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। 3 रात पहले उसने शॉल उड़ाकर कहा था। ओह शॉल! उसे याद आया, शॉल तो अब भी उसके पास थी। उसने वापस ही नहीं की थी। वो सलाम फेर रहा था। सलाम फेरने के बाद मुड़ा। एक लम्हे के लिए उसे वहां बैठा देखकर वो हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। यहाँ क्यों बैठी हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बस वैसे ही। इनफैक्ट मुझे वो शॉल वापस देनी थी तुम्हें। उसने बात बनाई। ओह प्लीज, वो तुम्हारी है शॉल। अब उसने मना किया वापस करने से। नहीं नहीं, मैं तो ओढ़ती ही नहीं ये शॉल्स वगैरह। वो फौरन बोली। अब ओढ़ लेना, वो मजबूत लहजे में कहता खड़ा हो गया। उसके पास जवाब में कहने के लिए कुछ ना था। वो इतनी कतियत से कहता था कि सामने वाले के पास इनकार का जवाब ही न रहता। चलो चले। वो खड़ा हो गया। वो भी खड़ी हो गई। बहुत खूबसूरत है गोट की, फातिमा ने कहा। वो साथ साथ चल रहे थे। हाँ, मगर तुमसे कम, उसने मुस्कुराते हुए उसी रात की बात दोहराई। वो चलते चलते फिर साकित हो गई और बेयकीनी से उसे देखा, मगर वो उसे नहीं देख रहा था। वो सीधा चल रहा था। वही बेनियाजी थी चेहरे पर, जैसे कुछ कहा ही ना हो। चलो, रुक क्यों गई? वो मुड़ा। फातिमा ने बगौर उसे देखा। सुनहरी आंखें धूप में चमक रही थीं। बेहद लंबी पलकों का जाल। वो जादूगर था वाकई। कोई जज्बा था उन आंखों में, मगर चेहरा बेनियाज था। आंखें कह रही थी, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। और चेहरा कह रहा था कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम यहाँ रुक क्यों गई। हेलो, उसने हाथ हिलाया। वो होश में आई। हाँ हाँ चलो, वो बौखला कर बोली और चलने लगी। अगर मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊं दोबारा, तुम चलोगी? उसने एकदम कहा। वो हैरान होकर उसे देख रही थी और वो उन कांच की आंखों से नजर चुरा रहा था। देखूंगी, वक्त मिला तो। उसने बात वक्त पर छोड़ दी। वो मुस्कुरा दिया। अब वो फराज लोगों के करीब पहुंच गए। मैच शुरू हो गया दोबारा, मगर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। मैच के बाद प्रोफेसर्स ने 2 टीमें बना दी। एक का काम वहाँ मेडिकल कैंप लगाना और दूसरी का लोगों के घर घर जाकर उन्हें न सिर्फ कैंप तक लेकर आना, बल्कि उनको मुख्तलिफ बीमारियों के मुतल्लिक आगही भी देना था। लोगों के घर जाने का काम 3rd ईयर को सौंपा गया और शाहजर को उनका गाइड बना दिया गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतना मजा आएगा कैंपिंग में। रिदा चलते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। तुम सोचती भी हो? वाओ, अमेजिंग, इट्स न्यू इन्फॉर्मेशन। फराज ने फौरन लफ्जी हमला किया। वो सब हंस पड़े। शट अप, हूँ तुम तो जलते हो मेरे आईक्यू पावर से। रिदा ने मुंह बनाकर कहा। हाँ हाँ हाँ, आईक्यू पावर लगती तो नहीं, आइंस्टाइन। फराज चिढ़ा रहा था और वो चिढ़ रही थी। स्टॉप इट फराज, कम अज कम तुमसे तो ज्यादा ही मार्क्स होते हैं रिदा के। और पता नहीं क्या, उसके प्रैक्टिकल में रिदा ही थी जिसने तुम्हें नकल करवाई थी। फातिमा ने रिदा का साथ दिया तो वो खिल उठी। देखा, फातिमा को पता है। उसने फौरन फराज को जताया। यूं ही बातों बातों में वो गांव पहुंच गए। 2-2 की टीम बनाकर वो अलग अलग घरों में जाने लगे। तुम मेरे साथ आ जाओ शाहजर, फराज ने कहा।
नहीं, मैं फातिमा के साथ हूँ। उसने मुस्कुराकर माजरत की और हैरान खड़ी फातिमा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। पीछे वो सब मुंह खोले खड़े थे। क्या तुम लोगों ने वही देखा जो मैंने देखा? अली ने पूरी आंखें खोलकर खौफनाक लहजे में कहा। हाँ, हम सब ने देखा। उसने फातिमा का हाथ पकड़ा और फातिमा ने उसे थप्पड़ नहीं मारा। आयशा बेयकीनी से कह रही थी, अलबत्ता फराज मुस्कुरा रहा था। लीव इट, चलो काम शुरू करो। फराज के कहने पर वो भी दो की टीम बनाने लगे। सलाम शाहजर साहब। बूढ़ी सी आवाज पर वो दोनों चौंक कर मुड़े। वालेकुम सलाम कदीर खान, कैसे हो बाबा? शाहजर गर्मजोशी से उस मैले कुचैले बुढ़े के गले लग गया। फातिमा को कराहियत सी हुई। ये पता नहीं कौन था और घोटकी में भी शाहजर को जानता था। हालांकि शाहजर का गांव तो घोटकी से काफी फासले पर था। कुछ देर बाद वो मिल मिलाकर फारिग हुआ और पलटा। सॉरी, उसने माजरत की। इट्स ओके, ये कौन था? उसने हैरत से पूछा। यहाँ मेरा ननियाल है घोटकी में, मेरे ननियाल में मुलाजिम था ये। उसने वजाहत की तो वो सर हिलाती एक घर में दाखिल हो गई। सब लोग शाहजर को जानते थे। वहां वो जिस घर में भी गई सब बहुत इज्जत मोहब्बत और प्यार से मिले। सामने पेड़ शाहजर के घर जैसी ही इमारत थी, शानदार सी। ये तुम्हारे नाना का घर है, राइट? उसने फौरन अंदाजा लगाया। वो हंस पड़ा। हाँ आओ, उसने कहा और अंदर ले आया। शानदार और जदीद तरीके से सजी हवेली, खूबसूरत फर्नीचर, जगह जगह लगे पर्दे। उसे तो कोई महल लग रहा था। झुककर सलाम करते मुलाजिम और मुलाजमाएं। शाहजर उसे सीधा अंदर ले आया था। बाबा जान किधर है खान? वो मुलाजिम से पूछ रहा था। घर पर ही हैं, मगर तैमूर साहब घर पर नहीं है। मुलाजिम ने बताया। वो सर हिलाता आगे बढ़ गया। अरे शाहजर आया है। राहदारी में खुश शक्ल सी लड़की मिली उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाभी? वो उस लड़की के सर पर प्यार दे रहा था और भाभी भी कह रहा था। वालेकुम सलाम, भाभी ने खुश दिली से कहा। फिर हैरानगी से पैंट शर्ट में मलबूस बिना किसी दुपट्टे के उस लड़की को देखा। ये फातिमा है भाभी, लाहौर से आई है अपने कॉलेज वालों के साथ। यहाँ दवा वगैरह का कैंप लगाया है, आपको इनवाइट करने आई है कि आप भी कैंप में आकर फ्री चेकअप कराएं। तैमूर के पैसे बचाए। वो हंसते हुए तारुफ करवा रहा था। ओ अच्छा, खुश आमदीद। नमाज के स्टाइल में लिपटे दुपट्टे वाली वो लड़की फातिमा को खुश आमदीद कह रही थी। फातिमा आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। और फातिमा, ये मेरी भाभी है, मेरे कज़न की वाइफ। उसने फातिमा को बताया। नाइस टू मीट यू। उसने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया। चलें? उसने शाहजर को वापसी का कहा। उसे वहशत हो रही थी इस जगह पर। अरे नहीं नहीं, खाना खाए बगैर कैसे जा सकते हो? भाभी ने हाथ पकड़ कर रोका। नहीं भाभी, फिर आएंगे। सबको दावत दी तो सोचा आपको भी देते जाएं। शाहजर उसका चेहरा पड़ चुका था जब ही भाभी से माजरत की और खुदा हाफिज कहकर पलट आया। अभी वो राहदारी से निकल ही रहे थे कि सामने एक बुजुर्ग आ गए। सफ़ेद सूट, पिशावरी चंपल, हाथ में छड़ी और बारोब चेहरा। शाहजर उनको देखकर रुक गया। वो भी मजबूरन रुक गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। शाहजर उनके गले लग गया था, मगर उनकी आंखें फातिमा पर थीं, साकित, बेतासुर। वो बेइख्तियार घबरा सी गई। वालेकुम सलाम, तुम आज कैसे रास्ता भूल गए? उन्होंने मुस्कुरा कर नवासे का शाना थपका, मगर आंखें अब भी फातिमा पर थीं। शाहजर ने वही तारुफ कराया उसका जो भाभी से करवाया था। बाबा जान ने आगे बढ़कर अपना नहीफ हाथ उसके सर पर रखा। उनका हाथ कांप रहा था। फातिमा भी साकित थी। पहली बार किसी ने उसके सर पर यूं मान से हाथ रखा था। उसने घबरा कर सर उठाया। आंखें बाबा जान की आंखों से मिली। उसे लगा बाबा जान की आंखें नम थीं। जीती रहो, खुश रहो। उन्होंने सर थपक कर हाथ हटा लिया। वो कुछ ना बोल सकी। अजीब सी कैफियत हो रही थी उसकी। शाहजर ने बाबा जान से इजाज़त मांगी, मगर उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। जानता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्दी है जाने की, उन्होंने शाहजर से कहा। फिर फातिमा को देखा। मगर ये बेटी पहली बार आई है, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे ना, उन्होंने कहा और साथ ही मुलाजिम को आवाज़ दी। फातिमा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर बाबा जान ने हाथ उठाकर रोक दिया। कुछ देर बाद मुलाजिम हाथ में चिंगेर पकड़े आया था। बड़ी सी थाल जैसी चिंगेर में चादर थी। उन्होंने शीशों वाली महरून चादर उसके हवाले की। वो इनकार करना चाहती थी, साफ साफ मना करना चाहती थी, मगर ना कर सकी। उसने कभी दुपट्टा तक ना सर पर लिया था, चादर तो कहाँ लेनी थी, मगर फिर भी उसने पकड़ ली।
शुक्रिया, मध्यम लहजे में कहकर उसने चादर थाम ली। बाबा जान ने दोबारा हाथ उसके सर पर रखा और फिर आगे चले गए, जबकि वो अजीब कैफियत में घिरी शाहजर के साथ बाहर आ गई। हाय कितनी प्यारी चादर है। वो सब की सब चादर पर तुल पड़ी। काश मैं चली जाती शाहजर के साथ। रिदा को नया सदमा लाहक हुआ। ए मैडम, वो खुद फातिमा को लेकर गया था, तुम कहाँ से चली जाती? नादिया ने उसे ख्वाबों से बाहर निकाला। रात के वक्त वो कैंप में थी और चादर पर तबसरे हो रहे थे। अलबत्ता जिसे चादर मिली थी वो बिस्तर पर गिरी पड़ी थी। तुम्हें नहीं लगता कि फातिमा कुछ अजीब हो गई है? आयशा दूर की कोड़ी लाई। उस खेमे उस खेमे में सिर्फ लड़कियां थीं और समझ रही थीं कि फातिमा सो गई है। खैर वो तो शुरू से ही अजीबोगरीब है। सारा को आयशा की बात से हमेशा ही इख्तलाफ होता था, मगर तुम कुछ भी कहो, कोई ना कोई बात है ज़रूर। तुमने नोट किया, शाहजर फातिमा का बहुत ख्याल रखता है। आयशा अब भी उस बात पर कायम थी। हाँ ये तो मैंने भी। बात रिदा के मुंह में ही रह गई। फातिमा उठकर बैठ गई। वो सब डर गई, मगर जब फातिमा ने कानों में लगे हेडफोन उतारे तो बेइख्तियार उन सब ने सुकून का सांस लिया। हेलो, क्या बातें हो रही हैं? वो बोली। कुछ नहीं, हम ये चादर देख रहे थे, बहुत खूबसूरत है। रिदा ने फौरन बात बदली। हाँ वो तो है। उसने सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? आयशा ने पूछा। मैं? मुझे कुछ काम है, आती हूँ। हमेशा की तरह वो बात छुपा गई, अलबत्ता कांच जैसी आंखों में फैली सुर्खी बता रही थी कि वो परेशान थी। बाहर आई तो नजर आग के गिर्द बैठे फराज लोगों पर पड़ी। उसे देखते ही उन्होंने हाथ हिलाया। उसने भी जवाबन हाथ हिला दिया और साथ ही देख भी लिया कि शाहजर वहां नहीं था। वो करीब आ गई। शाहजर कहाँ है? उसने फराज से पूछा। वहां मौजूद सबके होठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट फैल गई, जिसे सब ने फौरन ही छुपा लिया। वो नमाज पढ़ रहा है पीछे, फराज ने इशारा करके बताया। वो सर हिलाती खैमों के पीछे आ गई, जहां वो अकेला रुकू में था। वो साकित खड़ी देखती रही। पूरे चांद की रोशनी में उसके पुरकशिश चेहरे पर बला का सुकून था। वो पूरी तवज्जो से नमाज में मगन था। क्यों है ये इतना पुरसुकून, इतना ठंडा? उसे उलझन होने लगी। आखिर ऐसा सुकून मुझे क्यों नहीं मिलता? मगर उसके पास उसकी फैमिली है, इतने प्यारे लोग हैं, और मेरे पास? वो सोचे जा रही थी। फैमिली? ये वो चीज़ थी जिसके लिए वो अपनी 21 साल जिंदगी में पल पल तरसी थी। पापा, जो हो के भी उसके न थे, और नाना दादा पता नहीं कहाँ थे। वो सब लोग। उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि उसका खानदान है। अपनी इस महरूमी को वो हमेशा अपने अंदर दफन रखती। कभी भी उसने अपने दोस्तों से अपनी महरूमियां नहीं बांटी थी, मगर आज शाहजर के नाना भाभी, उनको देखकर वो उस वक्त से उदास थी। हेलो प्रिंसेस। शाहजर ने आकर उसका शाना हिलाया तो वो होश में आई। सामने खड़ा वो पूरी दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। पता नहीं कब नमाज मुकम्मल करके वो उसके पास आया था। उसे अपनी सोचों में कुछ पता नहीं चला था। क्या हुआ? वो पूछ रहा था। कुछ नहीं, वो आहिस्ता से कहकर वहीं बैठ गई। वो भी बैठ गया। शाहजर, उसने पुकारा। हाँ बोलो। वो उसी की तरफ देख रहा था। तुम तुम इतने पुरसुकून क्यों हो? लहजे के साथ सवाल भी अजीब था, और वो देख भी अजीब तरीके से रही थी, टिकटिकी बांध कर मुसलसल। पुरसुकून? उसे सवाल समझ में नहीं आया था शायद। हाँ, पुरसुकून। मतलब मतलब तुम जानते हो? वो भी सवाल समझाने के मूड में नहीं थी। शाहजर ने एक तवील सांस ली। मैं नमाज पढ़ता हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। वो चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली। मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, मुझे इतना भी इल्म नहीं कि नमाज में क्या पढ़ते हैं। वो सच बता रही थी, उसे वाकई इल्म नहीं था। क्या तुम सिर्फ इसलिए इतना खुश रहते हो कि तुम नमाज पढ़ते हो? वह दूसरा सवाल कर रही थी। मैं इसलिए खुश रहता हूँ क्योंकि जो अल्लाह मुझे दे मैं उस पर राज़ी हो जाता हूँ। मैं अल्लाह से शिकवा नहीं करता। वो अब मध्यम लहजे में कह रहा था। फातिमा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी तरह उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। मैं मैं भी पुरसुकून रहना चाहती हूँ, मगर मुझे सुकून मिलता नहीं। उसकी आवाज़ भरा गई थी। शाहजर ने मुड़ कर देखा। वो अपनी आंखों में नमी छुपा रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ शाहजर। मैंने कभी कोई नेकी नहीं की। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब नफरत करते हैं, मेरे पापा भी।
वो अब रो रही थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। जिंदगी में पहली बार वो अपनी जाती एहसासात किसी को बता रही थी। शाहजर का दिल डूब रहा था। नहीं, तुमसे कोई भी नफरत नहीं कर सकता, वो पूरे यकीन से तसल्ली दे रहा था। और ना ही तुम बुरी हो, वो बता रहा था। उसके रोने में तेजी आ गई। कब की छुपी महरूमियाँ और उदासियाँ पानी बनकर निकल रही थी। मेरे पापा, मेरे पापा, उसके मुंह से सिसकियाँ निकल रही थी। मेरे पापा नफरत करते हैं मुझसे, मनुष्य समझते हैं मुझे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों से नफरत नहीं करते। उसने होंठ भींच कर हाथ उसके सर पर रखा। रोने से कोई मसला हल नहीं होता, चुप हो जाओ, मुझे तकलीफ हो रही है, वो सादगी से कह रहा था। साथ ही साथ उसका सर थपक रहा था। वो एक बार फिर साकित हुई थी। उठो, चलो जाके सो। एवं डिप्रेस नहीं हो जाते पागल लड़की। तुम्हें नहीं पता तुम कितनी स्वीट हो, तुमसे कभी कोई नफरत नहीं कर सकता, वो कह रहा था। फातिमा के आंसू खुद ब खुद रुकने लगे। वो वाकई जादूगर था। बाकी रही बात पापा की, तो वो इतनी प्यारी बेटी से नफरत नहीं कर सकते, कोई और वजह होगी। तुम उन्हें मोहब्बत दो, देखना तुम्हें भी मोहब्बत मिलेगी। अब वो उसे हाथ पकड़कर खड़ा कर रहा था। वो किसी मामूल की तरह खड़ी हो गई। वो वैसे ही पकड़कर खेमे तक ले आया था। जाओ, सो जाओ, और हाँ, अगर कभी नमाज नहीं पढ़ी तो अब शुरू कर दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। ये मेरा नहीं, अल्लाह का वादा है। उसने फिर उसका सर थपका और मुस्कुराया। अब रोना नहीं स्वीट प्रिंसेस, और ना ही उल्टा सीधा सोचना। जाओ, सो जाओ, शाबाश। उसके जहन के सारे जाले वो अपनी नरमी से उतार चुका था। स्माइल, उसने मुस्कुरा कर कहा। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। गुड गर्ल, चलो रेस्ट करो। वो हंसा था, फिर खुदा हाफिज कहकर मुड़ गया। वो चुप खड़ी देखती रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसे भी कोई इतना अच्छा लगेगा, मगर शाहजर ने उसकी सोच बदल डाली थी। वो मुस्कुराते हुए लेट गई। जिंदगी में पहली बार कोई इतनी परवाह कर रहा था। वो खुश थी, बेहद खुश। क्या बात हुई तुम्हारी फातिमा से? फोन पर पापा जान पूछ रहे थे और वो चुप थे। मोहम्मद अली, हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने फातिमा से बात की है या नहीं? उनका लहजा मायनी खेज था। बाबा जान, वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहें। वो घोटकी पहुंच गई है, यही कहना चाहते हो तुम? उनका लहजा अब चैलेंज करने वाला था। वो साकित रह गए। बाबा जान, वो उनका लहजा भरा गया था। कैसे बेबस हुए बैठे थे वो आज खुद चलकर हमारी हवेली आई थी मोहम्मद अली, और आई भी पता है किसके साथ थी? सिकंदर के बेटे के साथ। उन्होंने गोया बॉम्ब फोड़ा और मोहम्मद अली को लगा था जैसे किसी ने उनके हवास सल्ब कर लिए हों। मोबाइल उनके हाथ से छूट गया था। दूसरी तरफ बाबा जान हेलो हेलो कर रहे थे, मगर वो सोफे पर गिर गए। आंखों के सामने मासी की फिल्म चलने लगी थी। 25 साल पहले वो बिजनेस की तालीम हासिल करने लाहौर गए थे। बाबा जान की 3 औलादें थीं, उमर अली, जाहिदा अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ना सिर्फ छोटे थे बल्कि लाडले भी बहुत थे। खानदान में उनके जैसा खूबसूरत और पढ़ा लिखा भी कोई नहीं था। इसी चीज ने उन्हें मगरूर के साथ साथ खुद सर भी बना डाला। उनके खानदान में बचपन में ही रिश्ते तय कर दिए जाते थे। बाबा जान ने अपने भाई की बेटी सलमा और सिकंदर से मोहम्मद अली और जाहिदा का रिश्ता तय कर रखा था। वो अभी तालीम हासिल कर रहे थे जब उनकी बहन जाहिदा रुखसत होकर सिकंदर के घर चली गई। तालीम के दौरान ही उन्हें रुदाबा पसंद आ गई। पढ़ी लिखी, खूबसूरत, खुश अतवार। उन्हें ऐसा ही शरीक सफ़र चाहिए था, काबिल, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और वो खूबसूरत रुदाबा और वो खसूसियात रुदाबा में थीं। सलमा तो चिट्टी अनपढ़ थी। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बाबा जान से अपनी पसंद का इजहार किया, मगर बाबा जान ने साफ इनकार कर दिया। वो अपने असूलों के पक्के थे, अपनी जिद पर डटे रहने वाले। वो भी उनका ही बेटा था। उन्होंने लाहौर आकर रुदाबा से कोर्ट मैरिज कर ली और हवेली वालों को हवा भी न लगने दी। 3 साल गुजर गए। उनकी एक बेटी भी पैदा हो गई, लाइबा। फिर उन्हीं दिनों हवेली में उनकी और सलमा की शादी का शोर मचा। बाबा जान ने उन्हें हवेली बुलाया। वो साथ में रुताबा और लाइबा को भी ले गए। एक बीवी और बच्ची के साथ जब वो हवेली में दाखिल हुए तो हवेली वालों पर कयामत टूटी थी।
दोनों खानदानों में दुश्मनी की फिजा पैदा हो गई। उनकी बहन जाहिदा और उसके बेटे शाहजर का दाखिला सिकंदर के घर वालों ने हवेली में बंद कर दिया। जाहिदा का मैके से बिल्कुल रिश्ता टूट गया और सलमा को ताउम्र अब कमारी उनके नाम पर बैठना था। चंद दिन खूब बहस हुई। बाबा जान ने उन्हें आग कर दिया और पोती और बहू को कबूल नहीं किया। उधर सलमा के मामले पर सिकंदर उनके पास बात करने आए कि वो सलमा से अक़दे सानी कर लें। इस बात पर वो भड़क उठे। लड़ाई इतनी बढ़ी कि उनके हाथों पिस्तौल चल गई और गोली सीधा सिकंदर के दिल पर जा लगी। जब उन्हें होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिकंदर अल्लाह को प्यारा हो गया था। उसके बाद दुश्मनी इंतहा को पहुंच गई। सिकंदर के भाई उनकी जान लेने के दर पे थे। जरगा बिठाया गया और फैसला किया गया कि खून का बदला खून। ऐसे में बाबा जान ने अपने बेटे को बचाने के लिए खून बहा में उनकी बेटी को सिकंदर के बेटे से मंसूब कर दिया। वो कुछ ना कर सके। अगर बेटी न देते तो अपनी जान जाती। उन्होंने चुपचाप सर झुका दिया और तय पाया कि वो शाहजर के तालीम मुकम्मल होने के बाद वो उनकी बेटी से निकाह करेगा। वो हार कर हवेली से निकले, फिर अपनी बेटी को देख कर रोते। फिर फातिमा पैदा हुई। जिस दिन वो पैदा हुई रुदाबा अल्लाह के पास चली गई। वो बिल्कुल अकेले हो गए। उन्हें फातिमा के वजूद से चिढ़ होने लगी। वो लाइबा को प्यार करते बस, जबकि फातिमा आया के सहारे सहारे आया के सहारे पली बढ़ी। फिर वक्त गुजरता गया। फातिमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब वो मैरिट पर किंग एडवर्ड गई तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी दूसरी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर गए हैं, मगर तब तक फातिमा उनसे बदजन हो चुकी थी। वो किंग एडवर्ड गई तो फिर ना लौटी और वो अल्फाज ही ढूंढते रह गए उसे मनाने के लिए। उन्हें हमेशा ही देर हो जाती थी। फिर बाबा जान का फ़ोन आ गया एक दिन कि 23 साल पहले किया गया वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने लाइबा के बहुत लाड उठाए थे। फिर बाबा जान ने भी बताया था कि शाह सर बहुत अच्छा लड़का है। उन्हें उम्मीद थी कि लाइबा मान जाएगी, मगर वो उन पर ही गई थी। मकाफात अमल हुआ था। जैसे वो अपने बाप को जवाब दे आए थे ऐसे ही उन्होंने जवाब पा लिया था। बाबा जान ने कहा कि फातिमा को मनाओ और फातिमा मानने से पहले ही शाहजर के पास थी। कैसे मिली वो शाहजर को, कब, कहाँ, वो सोच रहे थे। माजी की यादों से उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई थी। वो रो रहे थे बेतहाशा। अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। बेबसी से उन्होंने आसमान की तरफ आंखें उठाई। रुदापा बहुत याद आ रही थी और सीने के बाएं जानिब दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं इतना भी बुरा नहीं था या अल्लाह। फिर मेरे साथ उनकी हिचकी निकल गई, साथ ही साथ हाथ सीने पर आ गया। मारी तकलीफ के रंग सुर्ख हो गया था। उन्होंने मदद के लिए किसी को बुलाना चाहा, मगर उनकी आवाज़ ना निकल सकी। वो वहीं गिर पड़े थे, खुद से मुकम्मल बेखबर। कैंप में दाखिल होते ही उसे झटका लगा था। वाइट ओवरकोट, खुले बाल, चश्मा लगाए, गले में स्टेथोस्कोप लगाए वो फातिमा ही थी जो किसी बूढ़ी औरत का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। धूप किनारों से होकर उसके रुखसारों पर पड़ रही थी और वो सुर्ख हुए पड़े थे। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने पहली बार उसे डॉक्टरों के हुलिये में देखा था, वरना तो वो पैंट शर्ट में ही होती थी। बाल भी आज पहली मर्तबा खुले थे और ग्लासेस भी पहली बार लगे देखे थे। हेलो डॉक्टर, मुझे भी चेकअप कराना है। मेरी बारी कब आएगी? वो शरारत से बोला तो वो चौंक कर मुड़ी। पूरे कैंप में हर कोई मसरूफ था। उसने देखा सुनहरी आंखों में शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैं बिजी हूँ बहुत। उसने भी मुस्कुराहट दबाकर बेनियाजी दिखाई और दोबारा औरत पर झुक गई। वो हंस रहा था। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस। कसम से तुम डॉक्टर बनोगी तो तुम्हारे मरीज तुम्हें देखकर ही ठीक हो जाया करेंगे। वो शरारत से कहता कुर्सी खींच कर वहीं बैठ गया। बटरिंग मत करो, मुझे मक्खन पसंद नहीं। निकम्मे डॉक्टर हो तुम, अपने अस्पताल से भी छुट्टियां मार रहे हो और यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे। चलो ताकि मरीजों को चेक करो। वो रोब झाड़ रही थी और वो हंस रहा था। रियली प्रिंसेस, तुम बहुत स्वीट हो, वो हंसते हंसते बोला। फातिमा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसके मुंह से प्रिंसेस सुनना बहुत अच्छा लगता था।
फातिमा? फराज की आवाज़ पर वो दोनों मुड़े। फराज परेशान खड़ा था। क्या हुआ? फातिमा का दिल एकदम धड़का किसी अनहोनी के एहसास से। वो तुम्हारे पापा। फराज को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो बेइख्तियार आगे बढ़ी। एक फराज ही तो जानता था उसकी फैमिली के मुतालिक। दोनों फैमिली फ्रेंड्स थे, बचपन के दोस्त। तुम्हारे पापा को, वो तुम्हें फोन कर रहे थे, तुमने नहीं उठाया। वो तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। लाइबा का फोन। अल्फाज फराज के मुंह में थे जब उसके हलक से चीख निकली थी। फातिमा, फातिमा। फराज और शाहजर दोनों आगे बढ़े मगर वो अपने हवास पर करार न रख सकी। वहीं लहरा कर फराज के बाजुओं में गिर गई। अस्पताल के कॉरिडोर में मौत का सा सकूत था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से लाइबा, फातिमा और फराज चिपके खड़े थे। दोनों बहनों की आंखें रो रो कर सूजी पड़ी थीं और फराज चुप कराने की कोशिश में निढाल हो चुका था। कॉरिडोर में 5 अफराद और भी थे। वो क्यों वहां खड़े थे? उन तीनों ने नहीं पूछा। उन पांचों में शाहजर, उसके बाबा, एक खातून, एक बाबा जान के हम उम्र बुजुर्ग और एक पापा के ही हम उम्र आदमी थे। बाबा जान निढाल कुर्सी पर गिरे हुए थे और वो दूसरा बुजुर्ग उनके करीब बैठा उन्हें हौसला दे रहा था। शाहजर बेचैनी से टहल रहा था और वो खातून और आदमी बाबा जान के पास खड़े थे। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। वो सब खड़े हो गए। फातिमा कौन है? मैं हूँ, मैं हूँ फातिमा। वो तेजी से बोली। सब्र करो बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर ने उसके सर पर हाथ रखा और मुड़ गए। फातिमा वहीं बैठती चली गई। उसके हलक से दबी दबी चीखें निकल रही थी। वो सब बौखला कर उसके पास आ गए। होश करो फातिमा। शाहजर ने उसे उठाया मगर वो नहीं उठ रही थी। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। मेरा बेटा। बाबा जान की आवाज़ पर वो सब चौंके। फातिमा फटी फटी आंखों से देख रही थी शाहजर के नाना को, जो उसके पापा को अपना बेटा कह रहे थे। कॉरिडोर में एक बार फिर सकूत था। सिर्फ बाबा जान बोल रहे थे और सबको बता रहे थे, जबकि वो दोनों बहनें यूं खड़ी थीं जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो अधेड़ उम्र औरत उनकी फुप्पो जाहिदा थी, शाहजर की माँ। वो शख्स पापा का भाई उमर अली था और वो दूसरे बुजुर्ग शाहजर के दादा और बाबा जान के भाई आगा थे, जिन्हें शाहजर आगा जान कहता था। बाबा जान ने सब कुछ बता दिया, शुरू से लेकर खून बहा तक। वो दास्तान मुकम्मल कर चुके थे। मगर मोहम्मद अली गलत समझा। उसे लगा शाहजर अपने बाप के कत्ल का बदला उनकी बेटी से लेगा शादी के बाद, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आगा ने उसे माफ कर दिया था। जाहिदा पूरी शान से अपनी भतीजी को बहू बनाकर लाना चाहती थी, लेकिन मोहम्मद अली लाइल्म था। वो रो रहे थे। शाहजर ने फातिमा को देखा, वो उसे ही देख रही थी। वो बेइख्तियार नजर चुरा गया। दूसरे ही लम्हे वो खड़ी हुई और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। वो बेइख्तियार झटके से पीछे हुआ। सब साकित हो गए थे। किसी को फातिमा से इतने शदीद रद्द अमल की उम्मीद नहीं थी। वो खुद भी गाल पर हाथ रखे शुश्तर फातिमा को देख रहा था। यू चीटर, यू स्टूपिड, यू नॉनसेंस। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे अजनबी बनकर मिले, जानबूझ के मेरे जज्बात का मजाक बनाया और मेरे पापा को। वो उसका गिरेबान पकड़ी खड़ी हाँप रही थी। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो? गुस्से की शिद्दत से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। फराज ने झटके से उसे पीछे खींचा। होश में आओ। फराज ने उसे झंझोड़ा। नहीं फराज, इन लोगों ने, इन सब ने मेरे पापा को। वो कहते कहते फिर रो पड़ी। लाइबा भी रो पड़ी थी। फराज ने फिर दोनों को साथ लगा के तसल्ली दी। इधर बाबा जान, आगा जान और जाहिदा फूफो रो रहे थे। अलबत्ता शाहजर चुप खड़ा था। तभी डॉक्टर फिर आया। मुबारक हो आपको, पेशेंट की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने आके नई रूह फूंकी थी। वो सब खुशी के मारे चीख उठे थे। अस्पताल के कमरा नंबर 60 में मौजूद सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। फातिमा और लाइबा दोनों पापा के दाएं बाएं बैठी थी। बाबा जान, आगा जान, जाहिदा पुप्पो, उमर, ताया सब हंस रहे थे। गलत फहमियां दूर हो चुकी थीं। फातिमा को भी पता चल गया था कि शाहजर और उसके घर वालों का ज़र्फ कितना बड़ा था, जो वो सिकंदर अंकल की मौत को भुलाकर पापा को माफ कर चुके थे। और पापा, वो खुश थे, बेहद खुश। जिस सुकून की उसे तलाश थी वो अब फातिमा को अपने अंदर तक उतरता महसूस हो रहा था।
बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ मोहम्मद अली, ताकि मैं अपनी फातिमा को अपने घर ले जाऊं। जायदा फुप्पो मोहब्बत पाश नजरों से उसे देख रही थी। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। पापा अकेले हो जाएंगे, लाइबा की भी शादी हो जाएगी, मेरी भी। उसने सोचा, फिर एकदम एक ख्याल आया। जी पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि हम अपनी नई मम्मा को घर ले आए। फातिमा ने उनका हाथ पकड़कर धमाका किया था, सब चौंक उठे। नई मम्मा? जी नई मम्मा, मतलब सलमा आंटी। बस बहुत अकेले रह लिए आप दोनों, उसने मजबूत लहजे में कहा। एक लम्हे के लिए सब हैरान हुए, फिर पापा जान ने उठकर उसे गले लगा लिया। सब फिर से मुस्कुरा दिए। हाँ हाँ जरूर, जाहिदा फूफो जोश से बोली। पापा शर्मिंदगी से आंखें झुका गए। मैं मैं उसके लायक नहीं, उन्होंने आहिस्ता से कहा, मगर आगा जान ने हाथ उनके मुंह पर रख दिया। हमेशा तुम्हें दामाद के रूप में देखा और तुम ही दामाद बनोगे, वो बोले तो सबने सर हिला दिया। फातिमा ने इधर उधर देखा, वो वहां नहीं था। वो उठकर बाहर आ गई। वो वहीं था, कॉरिडोर में। नाराज होना? वो पास जाकर बोली। शाहजर ने देखा तक नहीं और मुंह फेर लिया। आई एम सॉरी, उसने आहिस्ता से कहा, मगर वो नहीं मुड़ा। शाहजर प्लीज प्लीज, वो बोली, लेकिन मुकाबिल पर कोई असर नहीं हुआ। मैं चीटर नहीं हूं। जब तुमसे मिला तो तुम मुझे अच्छी लगी। मेरे फरिश्तों को भी खबर ना थी कि तुम मेरी कजन हो। मैं अपनी पूरी रजामंदी के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ा, मगर फिर जब तुम बाबा जान से मिली तब मुझे बाबा जान ने बताया। मैं और भी खुश हो गया कि तुम ही मेरी जिंदगी में आओगी। मैं तुम्हें बताना चाहता था, मगर वक्त ना मिला और तुमने। वो बोलते बोलते रुक गया। आंसू फातिमा के गालों पर थे। मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूं। मैं, उसने कहना चाहा, शाहजर ने हाथ उठाकर रोक दिया। जैसी भी हो, मेरी हो। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। रोना बंद करो एंड स्माइल। उसकी नरमी लौट आई थी। वो रोते रोते हंस पड़ी। वो भी हंस दिया। खत्म शुद्ध। सो मेरे अजीज लिसनर,